नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा IKS के वीडियो में आपका स्वागत है। हमने 300 में से 150 प्रश्न कल पूरे कर लिए। आज थोड़ी आगे की यात्रा पे चलते हैं। 300 प्रश्नों तक पहुंचना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वैसे भी परीक्षा वगैरह आ जाएगी तो जो विद्यार्थी इसका लाभ लेना चाहते हैं इतने से उनके लिए पर्याप्त वो हो जाएगा। फिर भी देखते हैं कि कितना अवसर मिलता है। आज हम 151वें प्रश्न पे हैं। स्थापत्यना संदर्भમાં સાઇટના વિભાજનના ખાલી જગ્યા પ્રકારમાં 64 चौरस संख्या है। देखिए, जब कोई साइड का विभाजन 64 चौरस संख्याओं में किया जाए तो उसको स्थापत्य की दृष्टि से क्या नाम दिया जाएगा, ये प्रश्न है कि स्थापत्य की दृष्टि से साइड का विभाजन अगर 64 चौरस भागों में किया गया है तो उसको क्या कहा जाएगा। तो इसका नाम है मांडूका। आगे चलते हैं। वास्तुमा विगतवार आयोजन અને આર્કિટેક્ચરલ પાસાઓને કેટલા ભાગમાં વર્ગીકૃત કરી સમજી શકાય છે। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे 9, 10, 8 और 4 ऑप्शन हैं। 8 को हाईलाइट किया है, ये 8 इसका जवाब दिया हुआ है। कौन कौन से 8 हो सकते हैं। एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जब होता है तो वास्तुशास्त्र में उन सारी चीज़ों का विवेचन किया गया है। जैसे आप भूमि चयन करेंगे, फिर भूमि परीक्षण करेंगे, फिर उस भूमि के ऊपर आप प्लानिंग करेंगे, नक्शा बनवाएंगे। भूमि परीक्षण के बाद, नक्शे के बाद उसका आर्किटेक्चर डिजाइनिंग कंप्लीट होगा। नक्शा होता है कि भाई यहाँ बेडरूम रहेगा, यहाँ ड्राइंग रूम रहेगा, यहाँ किचन रहेगा, यहाँ बैठक रहेगी, यहाँ बेडरूम रहेगा, यहाँ बाथरूम वगैरह रहेंगे। ये सब नक्शे में बना करता है। और आर्किटेक्चर डिजाइन में ये चीज़ें समाहित हैं कि कहाँ पे कॉलम लिया जाएगा, कौन सी दीवार कहाँ से कहाँ जाएगी, कौन सी दीवार हमें मोटी रखनी पड़ेगी, कौन सी दीवार हमारी जिस पे लोड बेरिंग आएगा उस प्रकार की होगी, कौन सी दीवार ऐसी होगी जिसको कभी भी हम बदल सकते हैं, हटा सकते हैं, अपने स्थान से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो वो आर्किटेक्ट तय करता है। तो एक आर्किटेक्चर डिजाइन हुआ। आर्किटेक्चर डिजाइन के बाद उसका पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, क्योंकि सिर्फ डिजाइन बनाने से घर नहीं बन जाएगा। फिर उसका पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। सारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसकी डिजाइनिंग होगी, जिसको आप इंटीरियर आज की भाषा में कहते हैं, होम इंटीरियर होगा। कई बार क्या है कि कंस्ट्रक्शन के रूप में खोखा तैयार हो जाता है, लेकिन उस खोखे को तैयार करने के बाद जब आर्किटेक्ट ने जो कुछ काम किया है, जब इंटीरियर डिजाइनर आता है तो उसको इस प्रकार से परिवर्तित कर देता है। जैसे आपका फ्रंट है वो बहुत अच्छा दिखना चाहिए तो कुछ पत्थर वगैरह लगवा देगा, कुछ और चीज़ें इस प्रकार के करवा देगा। तो बहुत सारे परिवर्तन वो करवा दिया करता है, जिससे घर बड़ा सुंदर लगने लग जाता है। और जब आपका घर तैयार हो जाए तो फिर उसमें गृह प्रवेश भी आवश्यक है, तभी तो आप वहाँ रहने जाएंगे। तो ये लगभग 8 विभाग इस प्रकार से हो सकते हैं। फिर से हम देख लें। भूमि चयन, भूमि परीक्षण, भूमि के ऊपर जो नक्शा बनेगा, फिर आर्किटेक्चर डिजाइन, इसके बाद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका इंटीरियर डिजाइनिंग है उसको देखना पड़ेगा। और उसके बाद गृह प्रवेश कुछ एक रह गया है, क्या हो सकता है। चलिए, वैसे 8 वर्गीकरण इसके हैं, यहाँ पे उल्लेख इसका पाया जाता है। आगे चलते हैं। वास्तुशास्त्र बिल्डिंग अथवा कोईपण ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં યજમાનની કેટલીક વિશેષતાઓ પર આધાર રાખે છે, જેમ કે जन्माक्षर, व्यवसाय, वर्ण, ऊपर के सभी। तो भैया, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आप अपना घर बनवाने जाएंगे तो एक वास्तुशास्त्री आपका जन्माक्षर भी देखेगा, क्योंकि आपके जन्माक्षर के हिसाब से जो ग्रह आपके लिए सूटेबल होंगे उन ग्रह के अनुसार आपके घर का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आपके व्यवसाय पे भी ध्यान देगा। मान लीजिए मैं
किसी ऐसे व्यवसाय में हूँ जहाँ मुझे एक ऐसे विस्तार की ज़रूरत है जहाँ अधिक बस्ती हो, तो फिर भैया हम किसी ऐसे निर्जन विस्तार में जाकर के अपना घर बनाएंगे तो समस्या में पड़ेंगे। इसी प्रकार से आपके वर्ण पे भी ध्यान दिया जाएगा। देखिए, व्यवसाय और वर्ण ये वैसे तो एक ही हैं, क्योंकि जिसका आपने वर्ण किया है वही आपका व्यवसाय बना करता है। लेकिन यहाँ दोनों को अलग इस प्रकार से दिखाया गया है कि यहाँ वर्ण का अर्थ जाति भी, व्यवसाय को अगर वर्ण में लेंगे तो यहाँ वर्ण का अर्थ हमें जाति करना पड़ेगा। यानी आपके जन्माक्षर को भी ध्यान में लेगा, आपके जो आपका व्यवसाय है, आप जो कार्य करेंगे उसको भी ध्यान में लेगा, और आपकी जाति को भी ध्यान में लेगा। क्यों? नहीं लो तो लेना पड़ेगा। आज आप देखें किसी ऐसे विस्तारों को, जैसे मैं अहमदाबाद में हूँ, तो यहाँ जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ शुरू होती हैं, फिर वो सारी मुस्लिम बस्तियाँ होती हैं। जहाँ स्लम शुरू होते हैं वहाँ सारे स्लम्स होते हैं। तो एक दूसरे के साथ रह पाना, उनकी संस्कृति के साथ मैच कर पाना, ये सारी चीज़ें बड़ी कठिन हो जाया करती हैं। कोई व्यक्ति घर में रह करके अपने अड़ोस पड़ोस से निर्लिप्त नहीं रह सकता है, उनके क्रियाकलापों से निर्लिप्त नहीं रह सकता है। हम एक सोसाइटी में जीते हैं, और सोसाइटी अगर हमारे अपने प्रकार की हो तो हमारा जीना सरल हो जाता है। मैं एक घटना का जिक्र करूं आपसे कि मुझे एक मकान बेचना था, और मैंने पता नहीं किया कि जो व्यक्ति लेने वाला है वो कौन है, उसका व्यवसाय क्या है, और वो मुझे योग्य कीमत दे रहा था। तो मैंने उसके साथ सौदा तय कर दिया। पूरे सोसाइटी के लोग आए कि साहब, आपने जिनके साथ सौदा किया उनको घर नहीं बेचा जा सकता है। मैंने कहा क्या कारण है भाई? तो बताया कि वो तो कुछ जो नहीं करना चाहिए इस प्रकार का व्यवसाय करता है। मैं कहा देखो भाई, मुझे नहीं पता था, ठीक है, मैं उसको मना करता हूँ। लेकिन वो इतना ही जेंटलमैन था कि जैसे उसको बोला कि भाई स्थिति इस प्रकार की है कि मैं घर नहीं बेचना चाहता हूँ, तो उसको सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी उसने कहा कि साहब ठीक है, आपकी अगर इच्छा नहीं है तो मैं बिना इच्छा के आपका घर नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे रहना है और मुझे सुख शांति के साथ रहना। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इसलिए जब आप एक वास्तुशास्त्री के पास जाते हैं तो वो इन सभी चीज़ों के ऊपर विचार करता है, जिससे कि भविष्य में आगे चल के कोई समस्या ना आए। तो इसका जवाब होगा उपरोक्त तमाम। आगे बढ़ते हैं। मुजब 4 प्रकारना शिल्पी टेक्नीशियन इमारत पर काम करे छे। यहाँ माया माता, पहले भी ये नाम आया था। एक्चुअली इस ग्रंथ का नाम है मय मतम। मैंने कहा ना कि जब आप इंग्लिश से किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं, वो भी गूगल वाला ट्रांसलेशन आप करते हैं, तो इसी प्रकार की समस्याएं आती हैं। इस ग्रंथ का नाम है मय मतम। मैंने पहले भी जब इसका नाम आया था तो चर्चा की थी कि मय दानव नाम का एक दानव हुआ है, जो विश्वकर्मा का पुत्र माना जाता है, और जिसने महाराज युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था। महाभारत में जिसका उल्लेख पाया जाता है, जहाँ जल में स्थल और स्थल में जल दिखाई देता था। बड़ी ही सुंदर डिजाइनिंग उसने की थी। महाभारत में उल्लेख पाया जाता है कि इस प्रकार की न तो सुधर्मा सभा है, न ब्रह्मा की सभा है, न इंद्र की सभा है। इतनी सुंदर सभा का निर्माण उसने किया था। तो उस उन्हीं की रचना मानी जाती है मय मतम, माया माता नहीं, मय मतम। और इसमें 4 प्रकार के टेक्नीशियन, शिल्पी लोग जो हैं वो काम किया करते हैं एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, इसका उल्लेख पाया जाता है। आप समझ लीजिए कि एक जो कारीगर है, मतलब जो इंजीनियर हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनका काम है लाइन दोरी देखना, सब कुछ सीधा है, नक्शे के हिसाब से सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा। काम तो कारीगर करते हैं। इसमें एक कारीगर होता है जो लोहे का पूरा काम करता है। एक कारीगर ऐसा होता है जो लोहे के बाद पूरा कंस्ट्रक्शन, जिसको आप कहते हैं चिनाई है, प्लास्टर है, उसका पूरा काम किया करता है, जिसको आप राजमिस्त्री भी कहते हैं। और इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है जो आपकी प्लम्बिंग की डिज़ाइन करे, इलेक्ट्रिक की डिज़ाइन करे, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो इनकी आवश्यकता नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी तब भी हमारे भवनों के अंदर स्नानागार वगैरह की व्यवस्था हुआ करती थी, जैसे अभी आप बाथरूम वगैरह बनाते हैं। ये बड़ा ही योग्य कारीगर हो, ये बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि नहीं तो उसमें से जब लीकेज शुरू होते हैं तो पूरा घर आपका जो है बहुत ख़राब दिखाई देता है। इसलिए ये योग्य कारीगर हो तो अनिवार्यता है इस बात की। और इसके बाद जो है जिसको आप कहते हैं कि तक्षक, तो वो जिसको आप बढ़ई कहते हैं, जिसको आप सुथार कहते हैं, कारपेंटर कहते हैं, वो क्योंकि दरवाजे तभी लगेंगे। तो लोहे का काम होगा, यानी स्ट्रक्चरल काम होगा, फिर कंस्ट्रक्शन काम होगा, उसके बाद उसका सारा प्लम्बिंग, ड्रेनेज, तब लाइट नहीं थी, अब तो लाइट वाला भी उसमें आ जाएगा। और अंत में जब तक कारपेंटर आपके यहाँ दरवाजे नहीं लगा देगा तब तक आप प्रवेश किस में करेंगे, यानी दरवाजे की पूजा की जाती है और उसके बाद हम घर में प्रवेश करते हैं। तो ये 4 प्रकार के टेक्नीशियन जो हैं या शिल्पी जो हैं एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में उनका योगदान रहता है, ऐसा मय मतम में कहा गया है। 155वां प्रश्न है, आर्किटेक्टना मास्टरने वास्तुशास्त्र में कहेवामां आवे छे स्थानपति। ये स्थानपति शब्द से आप परिचित नहीं हैं, यहाँ इसका नाम स्थानपति दिया है। मुख्य आर्किटेक्चर डिजाइनर जो होता है, नक्शे के ऊपर जिसका सिक्का लगता है, जिसका नाम होता है, जिसके पास गवर्नमेंट की परमिशन होती है, इसको आप कह सकते हैं स्थानपति, यानी मुख्य आर्किटेक्चर डिजाइनर, जो आपको स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट देता है, जो आपको एक कंस्ट्रक्शन के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देता है, जो इस प्रकार के सारे सर्टिफिकेट प्रदान करता है, उसकी बात है। चलिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक सारा स्थानपति ही संपन्न हो गई है, यानी जो ये आर्किटेक्चर है, जो ये स्थानपति है, इसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप किसी भी कार्य में आगे बढ़ते हैं तो ये चारों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए, यानी जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको आप कहते हैं पुस्तकीय ज्ञान, ये होना बड़ा जरूरी है। जब तक पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, आपको प्रैक्टिकल आता है फिर भी उसमें सूत और दोरे का परफेक्शन नहीं आ सकता, यानी कहीं ना कहीं कुछ टेढ़ा, कुछ ऐसा, कुछ वैसा रह सकता है। जब आप जानते हैं कि 90 डिग्री का अगर हमें कट बनाना है तो एक भुजा इतनी होनी चाहिए, दूसरी भुजा इतनी होनी चाहिए, दोनों के बीच का नाप अगर हम इतना रखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वो आपके लिए काम सरल हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि उसको शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए, यानी पुस्तकीय अभ्यास उसने किया होना चाहिए। दूसरी भाषा में कहें तो प्रैक्टिकल से पहले जो थियरी का अभ्यास है वो उसने अच्छे ढंग से किया होना चाहिए। दूसरा है कर्म, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल, यानी सिर्फ थियरी से आप बहुत बड़े आर्किटेक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि क्या चेंज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या चेंज करने से क्या नुकसान हो जाएगा, क्या चेंज करने से क्या स्थिर रहेगा, स्थिर हो जाएगा, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के बाद ही मालूम पड़ती हैं। कई बार किसी बिल्डिंग में कोई चेंज करने होते हैं तो अगर आपके पास प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं, आप कहते हैं कि ये दीवार यहाँ से हटा के दूसरी दीवार यहाँ बना दो, लेकिन भैया वो दीवार हटाने से पूरा स्लैब कमज़ोर हो सकता है या पूरी बिल्डिंग को कमज़ोरी आ सकती है। इसका ख्याल आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकल के साथ जुड़े होंगे। सिर्फ थियरी से इस चीज़ को नहीं जाना जा सकता। तो उसके पास थियरिकल ज्ञान होना चाहिए, उसके पास प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो कारीगर आपके यहाँ, आप काम करने नहीं जाएंगे, काम तो आपके यहाँ कारीगर करेंगे, लेकिन कारीगर जो काम कर रहा है वो काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप जब प्रैक्टिकल जानते होंगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा। आगे है प्रज्ञा। देखिए, ये तो किसी भी क्षेत्र में आप हों सबसे अनिवार्य तत्व है। थियरी, प्रैक्टिकल सब आपको आता है, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप उसका इम्प्लीमेंट ना कर सकते हैं ना करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रज्ञा ही वो शक्ति है जो हमारे कार्यों को आसान बनाती है और श्रेष्ठ बनाती है। और इसमें चौथा गुण जो है वो शील है। शील हम चारित्र को कहते हैं, ईमानदारी है, यानी आपने ये तय किया कि इस व्यक्ति के लिए ये बिल्डिंग आपको बना के देनी है, आपने उसके साथ जो उसकी कीमत है वो भी तय कर ली कि इतना धन आपको देना पड़ेगा। अब ये आपकी ईमानदारी होनी चाहिए कि अगर आप जहाँ 100 थैली सीमेंट लगना है वहाँ 80 थैली या 90 थैली ना लगने दें। 100 से 101 भले लग जाए, लेकिन 100 से हम उसको 95 थैली पर लाने की कोशिश ना करें। अगर हमने तय किया है कि लकड़ा ये इस्तेमाल होगा तो फिर लकड़े को हमें बदलना नहीं चाहिए,
कि ठीक है ऊपर से सनमाइका लग जाएगा और दरवाज़ा फिर किसको दिखाई देने वाला, अंदर क्या दिखने वाला है, चलो उठा करके कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब व्यक्ति शील से पूरी तरीके से सुसज्ज हो। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर गलत काम करते हैं शील के अभाव में करते हैं। इसलिए ये चारों तत्व जो है ना, एक स्थानपति के पास, एक आर्किटेक्ट के पास, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जो मुख्य इसका वो होता है, होना बहुत आवश्यक है। ऐसा वास्तुशास्त्र का निर्देश है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार એ ડ્રાફ્ટમેન છે જે તમામ માપ માટે सूत्र कोड સાથે लेआउट करे છે। देखिए आर्किटेक्ट एक डिजाइन बना दिया, लेकिन उस डिजाइन के अनुसार पूरा काम करवाना आर्किटेक्ट हर वक्त आकर के हर जगह नपवाएगा नहीं। कहाँ कैसा नक्शा दे दिया है, उस नक्शे के अनुसार जो डिजाइनिंग तैयार करवानी है, तो या तो साइड पे इंजीनियर हुआ करता है या जो है कोई सुपरवाइजर हुआ करता है। और इसको हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में सूत्रग्रही कहा जाता है। सूत्रग्रही इसलिए कहा जाता है कि पूरी बिल्डिंग अगर कहीं टेढ़ी है तो उसने टेप से नहीं नापा होगा या उसकी गलती की वजह से वो चीज़ है। देखिए कारीगर इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कारीगर ये कहिए कि उनके पास थियोरिकल नॉलेज तो होती नहीं, वो प्रैक्टिकल से ही कारीगर बन जाते हैं। इसलिए कहाँ क्या कितना कैसे होना चाहिए ये आप अगर तय करके देंगे तो वो अच्छे से अच्छा काम कर पाएंगे। तो एक सूत्रग्रही यानी एक सुपरवाइजर या एक इंजीनियर जो है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार उसको कहा जाता था सूत्रग्रही। और आगे बढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र मुजब एक सचोट मापक शिल्पकार छे जे पत्थर लाकड़ू माटी वगैरह कोतरे छे। देखिए इसको वर्धकी कहा जाता है, संस्कृत में इसको वर्धकी कहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अब इसका काम क्या है कि इंजीनियर ने बता दिया कि यहाँ भाई 3x6 का पत्थर लगना है, तो फिर 3x6 का पत्थर एकदम टेप से नाप के उसको परफेक्ट उसी साइज का काटना ये इंजीनियर नहीं करेगा। ये काम वो जो कारीगर है, जो शिल्पकार है वो करेगा। तो जो वो शिल्पी है जो पत्थर को भी काट सकता है, जो लकड़े को भी काट सकता है, जो मिट्टी में भी कुछ करना है यानी ईंट वगैरह का भी कुछ काम करना, सभी प्रकार के काम में जो एक्सपर्ट होता है उसको कहते हैं वर्धकी। यहाँ जो तक्षका कहा गया है ये कारपेंटर के लिए प्रयोग होता है शब्द। स्थानपति और सूत्रग्रही की चर्चा हम कर चुके हैं, तो इसको कहा जाएगा वर्धकी। आगे बढ़ते हैं। संहिता वज्रलेप लक्षणाध्यायમાં ની તૈયારી પર એક વિશિષ્ટ પ્રકરણ છે જે ઇમારત अथवा સ્થાપત્યને दृढ़ बनावવામાં मदद करे છે। देखिए इस समय तो बहुत प्रकार के इस प्रकार के साधन आ गए हैं जिससे आप पत्थरों को चिपका सकते हैं, जिससे आप पत्थरों के बीच के जो सांधे हैं, जॉइंट्स हैं, उनको आप भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में न तो ये आपका बॉन्डाइट था, ना आयरनडाइट था, ना इस प्रकार की और चीज़ें हुआ करती थी। तो उस समय भी जो गुंदर है, देखिए फेविकॉल आया, पर फेविकॉल से पहले कारपेंटर लोग सरेस का उपयोग किया और उससे जो चिपका दिया जाता था ना वो कभी खुलता नहीं था। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी प्राचीन काल में जो सांधे भर दिए गए वो सांधे खुला नहीं करते थे, लेकिन उनमें क्या मटेरियल उपयोग होगा, कैसे वो बनेगा, इस सब का इसलिए यहाँ पे कहा गया कि वज्रलेप। तो इसमें किसकी चर्चा है? तो इसमें गुंदर की, यानी जो भी ज्वाइंट्स को रोक के रख सकता है, बांध के रख सकता है, उसकी चर्चा यहाँ पे गुंदर कहते हैं, हिंदी में इसको गोंद कहते हैं। तो लक्षणाध्याय में, वज्रलेप लक्षणाध्याय में इसका वर्णन पाया जाता है। वास्तुशास्त्રમાં બે પાસાઓ સાથે काम કરે છે। क्या? तो अलंकरण, जिसको आप इंटीरियर डिजाइनर कहते हैं, या इंटीरियर डिजाइनर कहेंगे तो खाली अंदर की डिजाइनिंग की बात आती है। वास्तविकता ये है कि एक इंटीरियर डिजाइनर जो है वो आपकी बाहर की भी डिजाइन करता है, अंदर की भी डिजाइन करता है। और जब वो डिजाइन करता है तो अपने अनुसार वो बहुत सारे परिवर्तन आपके घर में ला सकता है। तो બે પાસાઓ સાથે કામ કરે છે। दो
के साथ काम करता है। मकान की आंतरिक और बाह्य डिजाइन में, समार काम में अनेक फेरफार। बात वही है, मैंने आपसे कहा कि जो अलंकरण है, यानी जो डिजाइनर है, जिसको आज इंटीरियर डिजाइनर के नाम से जाना जाता है, ये व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार किन किन चीज़ों पे काम करता है, तो ये मकान की आंतरिक डिजाइन पे भी काम करता है, मकान की बाह्य डिजाइन पे भी काम करता है, और उसके अनुसार किसी भी आर्किटेक्ट ने, किसी भी इंजीनियर ने कितना भी अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हो, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन में परिवर्तन वो अवश्य आपके लिए करवाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये चीज़ जो है ये इसी तरीके से आपकी सुख सुविधा और देखने के लिए अच्छी लगेगी, वो सौंदर्य विधान के ऊपर अधिक ध्यान देगा। तो यहाँ आकर के हमारे ये 10 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। चलिए, इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं इस समय भारतीय ज्ञान परंपरा का।